पाकिस्तान में आजकल शांति एक पहेली जैसी बन गई है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो देखिए सरकार तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीटी जिसे कहते हैं उनके साथ संघर्ष विराम की कोशिश कर रही है जी। और दूसरी तरफ से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मतलब बीएलए ने एक और बड़ा हमला कर दिया। तो स्थिरता तो मतलब कहीं दिख ही नहीं रही। सही कहा आपने। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान कई अंदरूनी और बाहरी दबावों के बीच फंसा हुआ है। किसी एक मोर्चे पर थोड़ी राहत मिलती है तो दूसरा सुलग उठता है। ये एक बहुत ही नाजुक क्या कहते हैं संतुलन या शायद असंतुलन कहना ज्यादा सही होगा। हाँ, असंतुलन शायद बेहतर शब्द है। तो आज हम इसी सुलगते हुए मोर्चे पर ध्यान देंगे। अच्छा। बलूचिस्तान के कलात जिले में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर जो हालिया बीएलए हमला हुआ है, आज उसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। जी। स्थिति है उसका विश्लेषण किया गया है। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ इस हमले की खबर देना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि भाई ये हमला इतना अहम क्यों है और ये कलात ही क्यों बार बार विद्रोह का केंद्र बन रहा है। हाँ, ये भी सवाल है। और पाकिस्तान एक राष्ट्र के तौर पर मतलब पूरी बड़ी तस्वीर में किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। साथ ही हम स्रोत के आधार पर ये भी टटोलने की कोशिश करेंगे कि इतनी उथल पुथल के बावजूद वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को अभी भी जोड़े हुए हैं ना, उसे बिखरने से रोक रहे हैं। जी हाँ, ये गार्ड रेल्स वाली बात। हाँ, लेकिन चलिए एक अजीब से पैटर्न से शुरू करते हैं जो स्रोत ने उजागर किया है। ये मुझे काफी अजीब लगा। हाँ, ये बात वाकई थोड़ी चौंकाने वाली है। स्रोत ये बताता है कि पाकिस्तान में जब भी सुरक्षा बलों पर ऐसे बड़े हमले होते हैं तो अक्सर मारे गए जवानों की जो आधिकारिक संख्या है वो 9 बताई जाती है। 9, हमेशा 9। ये थोड़ा अजीब नहीं? क्या ये बस ऐसे ही हो जाता है या इसके पीछे कुछ और है? स्रोत का इशारा यही है कि ये शायद महज इत्तेफाक ना हो। मतलब एक शक ये जताया गया है कि शायद अधिकारी 2 अंकों में हताहतों की संख्या बताने से, आप समझ रहे हैं, हिचकते हैं। अच्छा, मतलब 10 या उससे ज्यादा बताने से। हाँ, मतलब अगर 9 बताया जा रहा है तो असल संख्या शायद 15, 18 या 20 भी हो सकती है। ये एक तरह से जानकारी को कंट्रोल करने का तरीका हो सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। खैर, इस 9 के रहस्य पर हम आगे भी ध्यान रखेंगे। पहले ये समझते हैं कि कलात में हुआ क्या था। ये बीएलए हमला कब हुआ, कैसे हुआ? देखिए, ये घटना है 31 अक्टूबर 2025 की। बलूचिस्तान का कलात जिला, अगर आप नक्शे पर देखें तो ये प्रांत के लगभग बीच में पड़ता है। हाँ, बिल्कुल बीच में है। वहां पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का एक काफिला गुजर रहा था और बीएलए के लड़ाकों ने घात लगाकर, मतलब एम्बुश करके हमला किया। घात लगाकर? किस तरह का हमला था ये? मतलब क्या इस्तेमाल किया गया? बिल्कुल, ये एक क्लासिक एम्बुश टैक्टिक थी। हमलावरों ने शायद पहले काफिले को किसी संकरी जगह पर फंसाया होगा और फिर ऊंचाई वाली जगहों से स्नाइपर से, आरपीजीज मतलब रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स और ऑटोमेटिक हथियारों से एकदम ताबड़तोड़ फायरिंग की। तो जाहिर है नुकसान तो हुआ होगा। और आंकड़ा क्या आया फिर? वही खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के 9 सुरक्षाकर्मी मारे गए और फिर वही 9 का आंकड़ा। फिर से 9? हाँ, स्रोत बताता है कि इन मारे गए लोगों में 2 एसएसजी कमांडो थे। ये पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप है, उनकी एलीट कमांडो फोर्स। अच्छा, एसएसजी के भी थे? जी हाँ, और 7 फ्रंटियर कोर के जवान थे जो आमतौर पे सीमावर्ती और अशांत इलाकों में तैनात रहती है। कई जवान घायल भी हुए। स्रोत में मारे गए कमांडो की तस्वीरें भी दिखाई गई। बीएलए ने तो जिम्मेदारी ले ली होगी, जैसा वो करते हैं। हाँ, उन्होंने जिम्मेदारी ले ली। लेकिन पाकिस्तानी सेना या सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन आया? खासकर सेना के जो प्रवक्ता हैं डीजी आईएसपीआर, उनकी तरफ से कुछ कहा गया है? यहाँ भी एक थोड़ी दिलचस्प बात हुई। पाकिस्तानी मीडिया ने खबर तो दी, लेकिन डीजी आईएसपीआर जो सेना का आधिकारिक पक्ष रखते हैं, वो शुरुआत में इस पर चुप रहे। चुप रहे? ये तो असामान्य है। हाँ, थोड़ा असामान्य लगा। बाद में जरूर बयान आए कि जवाबी कार्रवाई की गई है और कुछ बीएलए लड़ाकों को मार गिराया गया है, लेकिन वो जो शुरुआती चुप्पी थी वो थोड़ी अजीब थी। ये तो हुई हमले की बात, लेकिन सवाल ये उठता है कि कलात ही क्यों? ये इलाका बार बार बलूच विद्रोह का हॉटस्पॉट क्यों बन रहा है? इसके पीछे देखिए कई वजह हैं। इतिहास भी है, भूगोल भी है और रणनीति भी। अच्छा। पहली वजह तो ऐतिहासिक है। कलात ब्रिटिश राज के समय बलूचिस्तान की सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। इसका इतिहास 1600 के दशक तक जाता है। काफी पुरानी रियासत है। जी, और इसे बलूच राष्ट्रवाद का एक बहुत अहम केंद्र और प्रतीक माना जाता है। और जब पाकिस्तान बना तब क्या हुआ कलात का? जब 1947 में बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना तो कलात के जो शासक थे, खान ऑफ कलात, उन्होंने अपनी रियासत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। अच्छा, वो आजाद रहना चाहते थे। हाँ, लेकिन स्रोत बताता है कि कुछ ही महीनों बाद मार्च 1948 में दबाव बनाकर, जिसे कई बलूच जोर जबरदस्ती मानते हैं, कलात का विलय पाकिस्तान में कर लिया गया।
इसमें मोहम्मद अली जिन्ना पर भी भूमिका निभाने के आरोप लगते हैं। वो जख्म, वो गुस्सा आज भी कई बलूचों के मन में जिंदा है। तो एक ऐतिहासिक नाराजगी की जड़ें हैं। और भूगोल का क्या रोल है? आपने कहा भूगोल ही अहम है। हाँ, कलात और आसपास का इलाका जो है वो पहाड़ों और संकरी घाटियों वाला है। हाँ। काफी दुर्गम इलाका है। उबड़ खाबड़, बिल्कुल। जो गुरिल्ला लड़ाई या घात लगाकर हमला करने वालों के लिए बहुत मुफीद है, बहुत आसान हो जाता है उनके लिए। सुरक्षा बलों के काफिलों के लिए ऐसी जगहों से गुजरना हमेशा जोखिम भरा होता है। समझ आता है। और क्या कोई रणनीतिक महत्व है इस जगह का? हाँ बिल्कुल। कलात उस मुख्य हाईवे N25 पर स्थित है। यह हाईवे बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा को पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और बंदरगाह कराची से जोड़ता है। ओह अच्छा, ये तो बहुत अहम रास्ता हुआ फिर। जी, ये एक बहुत अहम सप्लाई रूट है। इसका मतलब है कि इस रास्ते पर सेना और सुरक्षा बलों की आवाजाही बहुत ज्यादा होती होगी। निश्चित रूप से। सेना की गाड़ियां, उनका सामान, रसद, हथियार सब इसी रास्ते से गुजरते हैं। और जहां सेना की मूवमेंट ज्यादा होगी, वो विद्रोहियों के लिए एक, आप कह सकती हैं, आकर्षक निशाना बन जाता है। हाँ बिल्कुल। BLA जैसी तंजीमें इसी ताक में रहती हैं। और जैसा कि स्रोत बता रहा है, ये कलात में हुआ कोई पहला हमला तो है नहीं। 2025 में तो काफी हमले हुए हैं वहां। हाँ, ये एक बहुत खतरनाक पैटर्न दिखता है। स्रोत के मुताबिक 2025 में कलात और उसके आसपास के इलाकों जैसे नौशकी और नसीराबाद में कई बड़े हमले हुए हैं। अच्छा। जैसे अक्टूबर 29 को एक हमले में 9 मौतें बताई गई, सितंबर 8 को 10, जुलाई 16-17 को एक बड़े ऑपरेशन में 20 मौतें और फरवरी 1 को एक और हमले में 18 मौतें। बाप रे। स्रोत का अनुमान है कि अकेले BLA ने 2025 में 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को मारा है। 200 से ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये सिर्फ सुरक्षा बल ही निशाना है या CPEC प्रोजेक्ट्स पर भी हमले हो रहे हैं, जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है? हाँ, BLA और दूसरी बलूच राष्ट्रवादी संगठनें जैसे BLF यानी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और BRS, जो कई गुटों का एक गठबंधन है, ये CPEC को बलूचिस्तान के संसाधनों का शोषण मानते हैं और वो इसके ठिकानों पर लगातार हमले करते रहे हैं। इससे जाहिर तौर पर चीन भी बहुत नाराज है। चीन तो नाराज होगा ही, उसका इतना पैसा लगा हुआ है। हाँ, उसका भारी निवेश दांव पे लगा है। तो कलात का मामला सिर्फ एक लोकल घटना नहीं है। इसके तार इतिहास से, भूगोल से, रणनीति से और अब इस बड़े CPEC प्रोजेक्ट से भी जुड़ गए हैं। ये तो हुई बलूचिस्तान की बात। लेकिन अगर हम जरा दूर से देखें, बड़ी तस्वीर देखें, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ बलूचिस्तान में ही नहीं बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ जूझ रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। स्रोत इसे मल्टी फ्रंट चैलेंज कहता है। कम से कम 5 बड़े मोर्चे तो साफ दिखते हैं जो पाकिस्तान की स्थिरता के लिए खतरा बने हुए हैं। 5 मोर्चे? पहला कौन सा है? पहला है उत्तर पश्चिम का मोर्चा, जो अफगान सीमा से लगा हुआ है। हाँ, वो TTP वाला इलाका। जी, यहाँ तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP और अफगान तालिबान से जुड़े गुट सक्रिय हैं। स्रोत के अनुसार 2025 में इस इलाके में 600 से ज्यादा हमले हुए। 600 से ज्यादा? हाँ, और उनमें 1200 से ज्यादा जाने गई। पाकिस्तान की सरकार अफगान तालिबान से बातचीत के जरिए TTP पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखिए सफलता मिलती नहीं दिख रही। खबरें तो यहां तक हैं कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कई इलाकों पर पाकिस्तानी सरकार का नियंत्रण बस नाम मात्र का रह गया है। इसका असर बहुत गंभीर माना जा रहा है। बाप रे। और दूसरा मोर्चा तो जाहिर है दक्षिण पश्चिम का है, यानी बलोचिस्तान, जिसकी हम अभी बात कर ही रहे थे। हाँ। यहाँ BLA, BLF, BRAS जैसे संगठन सक्रिय हैं। यहाँ भी 2025 में 250 से ज्यादा हमले हुए हैं। 250 से ज्यादा? जी, स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि स्रोत के मुताबिक बलूचिस्तान के कई ग्रामीण इलाके लगभग अनगवर्नेबल हो गए हैं। मतलब अशासनीय। जहाँ सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। हाँ। वहाँ राज्य का शासन लगभग खत्म हो चुका है। इसका प्रभाव भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा है। तीसरा मोर्चा कौन सा है? ये शायद अंदरूनी है। हाँ, ये आंतरिक या आप कह सकती हैं शहरी मोर्चा है, जहां तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP नाम का संगठन मजबूत हो रहा है, खासकर पंजाब प्रांत में। हाँ, TLP का नाम तो काफी सुना है। ये कट्टरपंथी है ना? जी, ये एक कट्टरपंथी धार्मिक संगठन है जो सरकार विरोधी प्रदर्शन करता है और पाकिस्तान में पूरी तरह से शरिया कानून लागू करने की मांग करता है। इसका खतरा कितना बड़ा है पाकिस्तान के लिए? फिलहाल इसका प्रभाव मध्यम से ज्यादा माना जा रहा है, लेकिन अगर TLP पंजाब में, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर प्रांत है, हाँ, कोर है पाकिस्तान का, बिल्कुल, अगर वहां अपनी पकड़ और मजबूत करता है तो ये पाकिस्तान के दिल को, उसके कोर को अस्थिर कर सकता है। इसकी क्षमता को कम आंकना भूल होगी।
ये वाकई चिंता की बात है। चौथा मोर्चा, पूर्वी सीमा, भारत के साथ। जी, यहाँ सीधी लड़ाई तो नहीं है, लेकिन तनाव बना हुआ है। स्रोत बताता है कि भारत सीमा पर बड़े सैन्य अभ्यास कर रहा है। अच्छा। हाँ, जैसे त्रिशूल और महागजराज नाम के अभ्यास। इनमें 25,000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं और T-90 टैंक, राफेल लड़ाकू विमान और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे एडवांस्ड हथियार तैनात किए गए हैं। तो क्या मतलब किसी हमले का खतरा है? देखिए, स्रोत का आकलन ये है कि भारत का स्वभाव आमतौर पर पहला हमला करने का नहीं रहा है, जब तक कि पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ी उकसावे वाली कार्रवाई न हो। हाँ, ये बात तो है। इसलिए फिलहाल इसका सीधा प्रभाव मध्यम है, लेकिन सीमा पर इतनी बड़ी सैन्य तैयारी तनाव को तो बढ़ाती ही है और स्थिति बिगड़ने की आशंका तो बनी ही रहती है। बिल्कुल। और पांचवा मोर्चा, वो अर्थव्यवस्था है शायद। बिल्कुल, पाकिस्तान का आर्थिक मोर्चा शायद इस वक्त सबसे ज्यादा चिंताजनक है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाले करीब $7 बिलियन के बेलआउट पैकेज की किश्त अटकी हुई है। क्यों अटकी हुई है? IMF पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा है कि वो व्यापार घाटे जैसे अहम आर्थिक आंकड़े छुपा रहा है। ओहो। भरोसे का संकट है। अगर अर्थव्यवस्था पूरी तरह बैठ जाती है तो उसका क्या असर होगा? अगर अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है तो महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों में गुस्सा बढ़ेगा, सरकार की जो थोड़ी बहुत कल्याणकारी योजनाएं हैं वो ठप हो जाएंगी और इससे देश में अराजकता फैल सकती है। ये अंदरूनी विद्रोह और बाहरी खतरों को और हवा दे सकता है। इसलिए आर्थिक मोर्चे का प्रभाव भी बहुत ज्यादा माना जा रहा है। तो ये 5 मोर्चे, उत्तर पश्चिम में TTP, दक्षिण पश्चिम में बलूच विद्रोही, अंदरूनी तौर पर TLP का खतरा, पूर्व में भारत के साथ तनाव और सबसे बड़ी चिंता डूबती अर्थव्यवस्था, ये सब मिलकर पाकिस्तान पर एक जबरदस्त दबाव बना रहे हैं। जी, ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद पाकिस्तान अब तक बिखरा क्यों नहीं? वो कौन सी चीजें हैं जो उसे संभाले हुए हैं? ये वाकई सबसे अहम सवाल है और स्रोत में कुछ ऐसे कारकों का जिक्र है जिन्हें गार्ड रेल्स या आप कह सकती हैं सुरक्षा कवच कहा जा सकता है। गार्ड रेल्स? हाँ, ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान को पूरी तरह से ढहने से बचा रही हैं, कम से कम अभी तक तो बचा रही हैं। तो पहला गार्ड रेल क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है पाकिस्तान की सेना। एक मजबूत और सबसे जरूरी बात अभी तक एकजुट सेना। एकजुट, हाँ। करीब 6.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सेना की कमान जो रावलपिंडी GHQ में बैठती है उसका नियंत्रण मजबूत है। सेना में अभी तक कोई बड़ी फूट या बगावत की खबर नहीं आई है। स्रोत का मानना है कि जिस दिन सेना टूटने लगेगी उस दिन पाकिस्तान का पतन शायद करीब आ जाएगा। ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा गार्ड रेल, क्या वो परमाणु हथियार है? निश्चित रूप से पाकिस्तान के पास अनुमानित 370 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। 370? जी, और दुनिया की बड़ी ताकतें, खासकर अमेरिका और पश्चिमी देश, ये कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जैसा अस्थिर देश पूरी तरह बिखर जाए और ये परमाणु हथियार गलत हाथों में पड़ जाएं। हाँ, जैसे TTP या किसी और आतंकी गुट के हाथ। बिल्कुल, ये डर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह की सुरक्षा देता है, भले ही उसकी अंदरूनी हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो। ये बात भी सही है। तीसरा कारण शायद चीन है, CPEC की वजह से। हाँ, चीन का बड़ा हित जुड़ा है। चीन ने CPEC में $62 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया हुआ है और इसका बड़ा हिस्सा कर्ज के रूप में है। तो वो अपना पैसा बचाना चाहेंगे। बिल्कुल, चीन किसी भी कीमत पर अपना ये पैसा वसूलना चाहेगा। इसलिए जब तक उसका पैसा फंसा हुआ है वो पाकिस्तान को पूरी तरह ढहने नहीं देना चाहेगा और उसे बचाने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन क्या चीन का हित सिर्फ पैसे तक ही है या कोई बड़ी रणनीतिक सोच भी है, जैसे ग्वादर बंदरगाह वगैरह? ये अच्छा सवाल है। बेशक रणनीतिक पहलू भी हैं, ग्वादर बंदरगाह तक पहुंच, भारत को घेरने की नीति, ये सब हैं। लेकिन स्रोत का इशारा है कि फिलहाल चीन की जो मुख्य चिंता है वो अपने निवेश को सुरक्षित करना है। अच्छा। वो पाकिस्तान को बस लाइफ सपोर्ट पर रखना चाहेगा ताकि उसका कर्ज वसूल हो सके। चौथा गार्ड रेल क्या बताया गया है? वो है अभिजात वर्ग की आपसी सहमति, मतलब जो एलीट क्लास है। एलीट क्लास मतलब कौन लोग? इसका मतलब है कि पाकिस्तान के सत्ता के जो 3 बड़े केंद्र हैं, सेना, न्यायपालिका और चुनी हुई नागरिक सरकार, भले ही चुनावों पर धांधली के आरोप लगे हों, हाँ, इनमें फिलहाल एक तरह का तालमेल है या कम से कम एक दूसरे को बर्दाश्त करने की स्थिति बनी हुई है। ये तीनों मिलकर देश को एक दिशा में खींच रहे हैं या कम से कम उसे बिखरने से रोक रहे हैं। लेकिन ये तालमेल तो बहुत नाजुक हो सकता है ना? मान लीजिए कल को न्यायपालिका, सेना या सरकार के खिलाफ कोई बड़ा फैसला दे दे और लोग सड़कों पर उतर आए, तब क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो स्थिति बहुत तेजी से बदल सकती है। तब ये गार्ड रेल कमजोर पड़ जाएगा और देश शायद गृह युद्ध की तरफ भी बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल सेना का दबदबा इतना मजबूत है कि न्यायपालिका या सरकार
उसके खिलाफ जाने से कतराती है। समझ गई। और पांचवा और आखिरी गार्ड रेल? वो है पाकिस्तान का जनसांख्यिकी कोर, डेमोग्राफिक कोर, यानी पंजाब प्रांत। पंजाब? वो कैसे? पाकिस्तान की कुल आबादी का लगभग 55% यानी 12 करोड़ से ज्यादा लोग पंजाबी हैं, और इनमें आमतौर पर अलग होने की भावना या अलगाववाद बहुत कम है। ऐसा क्यों है? बाकी प्रांतों जैसे बलूचिस्तान या सिंध में तो काफी अलगाववादी भावनाएं हैं। स्रोत का तर्क ये है कि पाकिस्तान की सत्ता संरचना में, मतलब पावर स्ट्रक्चर में, ऐतिहासिक रूप से पंजाब का दबदबा रहा है। हाँ, ये तो सुना है। सेना में, नौकरशाही में, राजनीति में, सब में पंजाबियों का वर्चस्व है। देश के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा भी पंजाब के विकास पर खर्च होता है। तो जो लोग व्यवस्था के केंद्र में हैं और उससे लाभ उठा रहे हैं, उनमें अलग होने की इच्छा स्वाभाविक रूप से कम होती है। हाँ, ये बात तो लॉजिकल है। मगर यहीं पर टीएलपी का खतरा दिलचस्प हो जाता है, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। वो तो पंजाब में ही जड़ें जमा रहा है ना? बिल्कुल, और यही बात इसे पेचीदा बनाती है। टीएलपी इसी पंजाबी कोर में असंतोष की बीज बो रहा है। कैसे? वो आम पंजाबी से सवाल कर रहा है कि भाई, अगर ये देश इस्लाम के नाम पर बना था, तो यहाँ पश्चिमी जीवन शैली जीने वाले जर्नल और नेता क्यों हैं? यहाँ तालिबान जैसा कट्टर इस्लामी निजाम क्यों नहीं है? ये सवाल पंजाब के उन लोगों को भी अपील कर सकते हैं जो मौजूदा व्यवस्था से पूरी तरह खुश नहीं हैं, या जिन्हें लगता है कि इस्लाम के नाम पर उनके साथ धोखा हुआ है। तो अगर पंजाब, जो पाकिस्तान का आधार स्तंभ है, अगर वही अंदर से अस्थिर होने लगे टीएलपी की वजह से या किसी और वजह से, तो फिर क्या होगा? तो फिर पाकिस्तान के लिए संभलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये शायद सबसे बड़ा पोटेंशियल खतरा है। अगर कोर ही हिल गया तो पूरा ढांचा कैसे खड़ा रहेगा? तो कुल मिलाकर देखें, पाकिस्तान वाकई एक बहुत ही मुश्किल चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ टीटीपी, बीएलए, टीएलपी जैसे अंदरूनी दुश्मन हैं, भारत के साथ बाहरी तनाव है और चरमराती अर्थव्यवस्था का भारी बोझ है। ये सब उसे नीचे खींच रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ सेना की मजबूत पकड़, परमाणु हथियारों का डर, चीन का सहारा, सत्ता के केंद्रों का आपसी तालमेल और पंजाब का बड़ा आधार, ये वो गार्ड रेल्स हैं जो उसे अभी भी संभाले हुए हैं। ये एक रस्साकशी जैसी स्थिति है। हाँ बिल्कुल, और कहना मुश्किल है कि कौन सी ताकत जीतेगी। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि इन गार्ड रेल्स में से कौन सा सबसे पहले कमज़ोर पड़ सकता है। वो पहली कड़ी कौन सी हो सकती है जिसके टूटने से ये बिखराव की प्रक्रिया तेज हो जाए? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या वो पंजाब में टीएलपी का बढ़ता असर होगा, या सेना के भीतर ही कोई बड़ा असंतोष पनपेगा, या फिर अर्थव्यवस्था का पूरी तरह बैठ जाना वो आखिरी तिनका साबित होगा जो ऊंट की कमर तोड़ दे? कौन सा फैक्टर वो पहली कड़ी साबित होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन इस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके नतीजे सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए बहुत अहम होंगे।